गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग ब्राज़ील के बारे में कल वहाँ के रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड उन सभी का संपूर्ण हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी के संदर्भ में वहाँ का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील के पश्चात देखा जाए अर्जेंटीना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक देश इसी में और है जिसका अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, कौन सा देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? चिली है वो, ठीक है ना। चिली एक ऐसा देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा मिलेगा ये। हाँ, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि जो 2024 का नया सेंसस जारी हुआ है तो उसमें जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो आंकड़ा चेंज हुआ है, अभी तक हम लोग ब्राज़ील के बारे में पढ़ते थे कि ब्राज़ील का जो स्थान होता है वो क्षेत्रफल में 5वां था और दूसरा जनसंख्या में जो इसका स्थान था वो भी 5वां था। ये तो ये डाटा था, ये पुराना जो अब तक जारी हुआ करता था। अब प्रेजेंट टाइम में ये तो बिल्कुल सही अपने जगह पे सही है, लेकिन ये अब यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया है। ये हाल ही में देखा जाए 2 से 3 वर्षों में पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हुई है, जनसंख्या वृद्धि इतना अधिक हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले 6वें नंबर पे था, अब वो कूद करके कहाँ पे आ गया? वो 5वें स्थान पर आ गया, यानी ब्राज़ील का स्थान ले लिया। और ब्राज़ील जो 5वें नंबर पे था पॉपुलेशन में, अब वो किस स्थान पे चला गया? वो 6ठे नंबर पे वो चला गया है ये, ठीक ना। तो एक करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि अब ब्राज़ील का जो स्थान रहा वो 5वां ना होकर के बल्कि क्या हो गया? वो 6ठा हो गया है। तो यहाँ से भी देखिए आपको डाटा ये मिलेगा, आपको आएगा कि 4 देश दे दिए जाएंगे और उनको कह दिया जाए जनसंख्या के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए दे सकता है वो, ठीक। दोनों ही डाटा ध्यान में रखिएगा, पुराना भी ध्यान में रखना है और नया वाला भी ध्यान में रखना है। जैसा वहाँ पर आएगा एडजस्ट करने के लिए वैसा वो कर देना है उसको, ठीक ना। तो अब पहले नंबर पे चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका और फिर इंडोनेशिया और 5वां स्थान पाकिस्तान और 6ठे नंबर पे ब्राज़ील। तो इससे जो हम लोग जो ट्रिक अब तक जो पढ़ते थे कि चीन, भारत, आइबा, अब वो भी कहीं ना कहीं देखिए क्या होगा आपका? वो प्रभावित हो गया है वो, ठीक है ना। तो चीन, भारत, आइबा है ना, तो बा जहाँ पर है वहाँ पे इसको ध्यान में रखना। वो 5वें पे अपना होकर उसको 6ठे पे करना है और जो 6ठे पे पाकिस्तान था उसको 5वें पे कर देना है ये, ठीक। तो इसको अपडेट करना जरूरी है ये। इससे पहले एक और देखिए करंट से रिलेटेड जो आपको बताया गया था कि भारत का एक राजधानी है जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है ना, सितंबर 2024 में। तो उसका भी नाम परिवर्तन कर दिया गया है। जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होती थी, अब उसी का नाम है जो गृह मंत्री थे अपने अमित शाह, उन्होंने इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है ये, ठीक। और वहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिसे पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, उसका नाम तो पहले ही चेंज हो गया था, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन जो बंदरगाह वहाँ का है अब उसका भी नाम आगे चल करके परिवर्तन हो जाएगा, यानी अब पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह समाप्त हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम बंदरगाह के नाम से वो जाना जाएगा ये, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन है जो कि करंट में है, उसको अपडेट करना जरूरी है ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब मैप में देखें कि ये मैप है आपका इंडोनेशिया का है। ये किसका है? ये इंडोनेशिया का है। और इंडोनेशिया के पश्चिम में आपका है चिली, है ना। इंडोनेशिया के पश्चिम में है, उसका नाम क्या है? चिली। चिली की जो विशेषता है कि इसका अक्षांशीय विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? वो सबसे ज़्यादा है। ये जो साउथ में इस तरह से ऐसे बना हुआ है,
थोड़ा सा अलग हट करके, इसका क्या नाम है ये जो साउथ में मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है, टिएरा डेल है। ध्यान रखिएगा इसको कि यहाँ पे मैगेलन जल संधि है, मैगेलन जल संधि, और इसी के साउथ में आपका है टिएरा डेल आता है। ये टिएरा डेल पर कुल कितने देशों का अधिकार है? टिएरा डेल, तो उत्तर क्या बताएंगे? 2 देशों का इसका अधिकार है। इसके पूर्वी वाले क्षेत्र पर है अर्जेंटीना का हिस्सा आता है, और पश्चिम वाले क्षेत्र पर क्या आता है? चिली का ये अधिकार में आता है ये। फिर इसी के साउथ में एक आपको पास बताया गया था, ड्रैकन पास है यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे? ड्रैकन पास। ड्रैकन पास क्या करता है? 2 महाद्वीपों को अलग करता है। दक्षिण अमेरिका को अलग करता है किससे? अंटार्कटिका महाद्वीप से, है ना। या ये कह सकते हैं इसी को हम लोग टेरा डेल फिगो। ये क्या होगा? ड्रैकन पास के द्वारा अंटार्कटिका से ये अलग हो जाता है ये, ठीक। अब जो हम लोगों ने इसमें देखा कि यहाँ का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का इंडोनेशिया, ठीक। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इंडोनेशिया का स्थान कौन सा आता है? सॉरी, हाँ, यहाँ का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है उसका नाम क्या है? अर्जेंटीना। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अर्जेंटीना का स्थान कौन सा आएगा? तो किस नंबर पे आता है ये? विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है ये, है ना। कौन सा नंबर आता है? विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश आता है ये। अर्जेंटीना क्षेत्रफल में ये 8वां। 7वें नंबर पे कौन सा है? भारत, ठीक। और ट्रिक वही हम लोग यूज करेंगे, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है ना। रुक चीन अब आ भारत, ठीक। भारत। गूगल पे अगर आप लोग इसको देखेंगे डाटा हल्का सा चेंज भी मिलेगा कहीं कहीं पर ही आपको ये, ठीक। दोनों ही चीज में ध्यान रखना है कि पहला जो आपका जाएगा रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरा स्थान है वो चीन का हो जाएगा, और चौथा स्थान है अमेरिका, 5वां जो है ब्राजील, और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जो है भारत का, और जो 8वां जो आएगा वो किसका हो जाएगा? अर्जेंटीना का हो जाएगा, है ना। गूगल पे जो देखिए डाटा देता है वो क्या होगा कि इन दोनों में कंफ्यूजन दे रहा है वहां पे, यहाँ, ठीक ना। इन दोनों में क्या करता है? वहां पे कंफ्यूजन देता है। अब इसमें चूंकि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देश, तो ये अपने अनुसार जो मैप जारी कर रहा है, और चाइना है जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी, ठीक, ये अपने अनुसार भी मैप जारी करता है। जैसा कि अभी हाल ही में जो चाइना ने अपना मैप जो जारी किया है, तो उस मानचित्र में भी देखिए क्या किया है कि लद्दाख का जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है अक्साई चीन, उसको अपने मानचित्र में दिखाया है उसने, और जबकि भारत जारी करता है तो उसको अपने मानचित्र में उसको शो करता है ये,
ठीक। और इसी प्रकार है कि अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना क्या कर रहा है, उसको अपने मानचित्र में शो कर रहा है वो, और लेकिन जब भारत मानचित्र बनाता है तो भारत वो अपने मानचित्र में शो करता है ये। ठीक। तो बहुत ये डिस्प्यूट है इसमें सारी चीज़ें, है ना, कि अक्साई चीन है जो, जिस पे हम लोग अभी अपने मानचित्र पे दिखाते हैं, तो लेकिन उस पर क्या होगा कि जो 8 फिंगर जो पहाड़ी है, तो 8 फिंगर पहाड़ी के नॉर्थ की तरफ भारत का अधिकार कोई है ही नहीं उधर वो, ठीक है ना। 8 फिंगर पे भी देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी जो लास्ट की जो 5, 6, 7, 8 पहाड़ियाँ हैं उस पर यानी किस पे अधिकार है, वो चाइना के अधिकार के अंतर्गत आता है ये। इसी प्रकार है अमेरिका क्या दलील देता है कि चाइना का जो ये अधिकार है वो लीगल नहीं है वो, है ना। तो जो एक्स्ट्रा जो उसने अधिकार किया, जैसे तिब्बत पर किया है, ताइवान पर किया है, भारत का जो पार्ट है, ठीक, या और जो दक्षिण चीन की उसकी जो भू राजनीतिकरण है, अगर उन सब पार्ट को हटा दिया जाए तब क्या होगा, तीसरे स्थान पर अमेरिका को कर दिया जाता है वो, और चौथे नंबर पे फिर क्या हो जाएगा, वो चाइना चला जाता है वो, ठीक ना। तो एक लॉजिक ये है, अगर आपसे ये कहे कि सर ये डाटा गलत है, ये होना चाहिए, ठीक, तो उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो यानी अपना तर्क दे रहा है, ठीक ना, कि उसका जो यानी मतलब है कि वो लीगल नहीं है वो, और जब लीगल नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र को मान्यता नहीं दे रहा है, ये तो हुआ इसका मतलब, यूएन ने उसको मान्यता नहीं दे रहा है, डिस्प्यूट की बात है वो, ठीक ना। लेकिन 60 साल से ऊपर हो गए हैं, 65 साल होने जा रहे हैं, अब उस जो भूभाग पर अधिकार कर लिया है उस पर आज भी अपना अधिकारों बरकरार रखा है कि उसका जो एथोराइज अगर देखा जाए, भले ही डिस्प्यूट है, लेकिन अथॉरिटी किसको मिली है, तो अथॉरिटी किसको मिली है, वो चाइना को मिली है, तो ये भी अपनी जगह पर वो सही हो जा रहा है ये, ठीक ना। तो इस तरह से ये डाटा आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा, ये ज़्यादा अच्छा है ये, ठीक है ना, कि रुक चीन अब आ भारत, और इस प्रकार 8वें नंबर पे क्या कर देंगे लोग, अर्जेंटीना को कर देंगे ये। इसके सीमाओं की बात करें हम लोग, तो इसके उत्तर में देखिएगा, यहां पे है उरुग्वे, यहां पे क्या है, उरुग्वे, और इसकी जो सीमा है ब्राजील के साथ भी लग रही है ये, इसकी सीमा है किसके साथ लगती है, ब्राजील के साथ भी लगती है, यानी उरुग्वे की सीमा यहाँ तक है, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये ब्राजील के साथ लग जाती है सीमा, ये ब्राजील के साथ भी लग रही है। और फिर ब्राजील के बाद इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या आ जाएगा, पराग्वे। तो पराग्वे कैसा आपका लैंडलॉक कंट्री के रूप में जाना जाता है ये, है ना, पराग्वे। पराग्वे के बाद देखा जाए तो बोल्विया, इधर आपका है बोल्विया, और इस तरफ आ जाएगा आपका चिली, इस तरफ क्या आ जाएगा, चिली। तो इस तरह से अगर अर्जेंटीना का जो सबसे जो लंबी सीमा है वो किसके साथ लग रही है, तो उत्तर क्या होगा, चिली के साथ ये लगती है। तो कुल कितने देश हैं जिसके साथ ये सीमा बना रही है, तो 3, 2, 5, यानी 5 देशों के साथ ये सीमा ये बनाती है ये, ठीक। राजधानी की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ओ सॉरी, ये तो ये आपकी ला प्लाटा की खाड़ी, या इसी को रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी कहते हैं इसी को, ठीक, ला प्लाटा की खाड़ी, ला प्लाटा की खाड़ी, और यहीं पे इसकी जो दक्षिण की ओर है इसकी खाड़ी के बीनर्स आयर्स स्थित है ये, है ना, यहाँ पे इसका बीनर्स आयर्स ये इसकी राजधानी है।
तो ब्यूनस आयर्स यहाँ का सबसे प्रमुख सी पोर्ट भी है, ठीक। और दूसरा है कि गगनचुंबी इमारतों के रूप में ये प्रसिद्ध है। ये जैसे पेरिस में देखा जाए बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी ब्यूनस आयर्स से भी ऐसे यानी है। सड़कों की लंबाई है, चौड़ाई यानी काफ़ी ज़्यादा है, ब्रॉड है, यानी पेरिस की तरह। सफाई के मामले में बिल्कुल पेरिस की तरह है ये, ठीक। तो जैसे इवनिंग है, जैसे पेरिस की काफ़ी सुंदर होती है, उसी प्रकार इसकी भी इवनिंग क्या है, ब्यूनस आयर्स की काफ़ी सुंदर है। इसीलिए इसको उपमा दे दिया जाता है कि दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसे कहा गया है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है ये, ठीक। एक इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट आपका यहाँ से मिल जाता है कि दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसे कहा गया है, तो उत्तर क्या बताएंगे, ब्यूनस आयर्स को कहा गया है। अब इसके अगर उच्चावच के बारे में देखें हम लोग, उच्चावच के बारे में, तो इसका जो पश्चिम वाला जो भाग है, ये जो ये सीमाएं हैं ये पश्चिम में, तो इस पश्चिम में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या नाम है उसका, एंडीज। ये क्या करती है कि दोनों देशों का सीमांकन कर रही है भौतिक रूप से। इसका मतलब क्या हुआ कि एंडीज के दो ढाल हो गए, एंडीज के क्या हो गए, दो ढाल हो गए। एक है पूर्वी ढाल और एक क्या हो जाएगा, पश्चिमी ढाल। एक क्या होगा, पूर्वी ढाल, और एक क्या हो जाएगा, पश्चिमी ढाल हो जाएगा ये। अब जो पूर्वी ढाल है वो किसके अंतर्गत आएगा, अर्जेंटीना में आएगा। वो किस में आएगा, ये अर्जेंटीना में आएगा। और जो पश्चिमी ढाल होता है वो किस में आ जाता है, वो चिली के अंतर्गत आ जाता है ये। अब इसका देखिए इफेक्ट क्या पड़ता है कि किस प्रकार एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के जनजीवन को प्रभावित करेगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हिमालय पर्वत है, पूरब और पश्चिम के विस्तार में चाइना की क्लाइमेट अलग हो जाती है और भारत की क्लाइमेट अलग हो जाती है। दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार ये भी क्या करती है कि यहाँ की क्लाइमेट और यहाँ की क्लाइमेट में ये डिफरेंसेस ले आती है। जैसे सूर्योदय के समय देखा जाए, सूर्योदय के समय अर्जेंटीना के यहाँ के जनजीवन कैसा होगा और चिली है यहाँ का जनजीवन कैसा होगा। यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे, क्यों, सूरज की रोशनी उन पे पहले पड़ेगी वो, है ना, तो यहाँ के लोग जल्दी उठ जाएंगे। लेकिन इस ढाल के लोग क्या होंगे, देर से उठने का प्रयास करेंगे। यही तो है इसका मतलब। हम लोग क्या करते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त से है ये अपना जनजीवन पूरा देखते हैं ये, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की रोशनी जब पहले पड़ेगी तो सब लोग यहाँ पे जल्दी यानी उठ जाएंगे। लेकिन इनके जनजीवन देखा जाए तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा, ये अलग यानी होगा। मतलब एक ही अक्षांश पर स्थित है ये और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, दोनों के जनजीवन में ये अंतर देखने को मिल रहा है। एक तो ये कारण, दूसरा कारण एक और है, यहां से यहां तक का कुछ देशांतर अंतर भी तो आएगा। अगर इसकी कोई ना कोई मोटाई होगी तो देशांतर का अंतर भी तो आएगा, है ना। तो देशांतर का जब देखिए अंतर आएगा तो कहां पर सूर्योदय पहले होगा, इस वाले पर सूर्योदय पहले होगा, इस वाले पर सूर्योदय बाद में होगा। तो दूसरा कारण आपका ये देशांतर का अंतर भी आ जाता है। तो दो प्रमुख कारण हैं जो कि यहाँ के जनजीवन को प्रभावित करते हैं। एक है देशांतर का अंतर है वो, और दूसरा इनका ढाल का स्वरूप होता है वो, ठीक। तो दोनों ही अंतर क्या करते हैं, वहाँ के जनजीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। फिर यहाँ की जो जनजातियाँ जो पाई जाती हैं,
है ना। यहाँ पे जो मूल रूप से पाई जाने वाली जनजातियां हैं ग्वाचो। क्वेश्चन जो आता है कि यहाँ की जनजातियां कौन सी है, ग्वाचो। ठीक, कहाँ की है, अर्जेंटीना की। ठीक, ग्वाचो लोग करते क्या काम है कि इन्होंने पशुपालन केंद्र बनाए हैं, है ना। इनका जो मूल व्यवसाय क्या है, पशुपालन के ऊपर है, क्योंकि पंपास घास का मैदान है, और पंपास घास का जो मैदान होते हैं उसकी घास कैसी होती है, बहुत ही मुलायम होती है। तो विश्व में देखिए जहां पर भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पर क्या होगा कि मिश्रित कृषि उनकी मूल प्रधानता आएगी, वो, है ना। विश्व में जहां जहां पर है वो, ठीक, उन स्थानों पर क्या होगा कि पशुपालन केंद्र यानी जरूर स्थापित किए होंगे। चाहे वेल्ड को ले लिया जाए, चाहे स्टेपीज को ले लें हम लोग, और चाहे प्रेरीज को ले लें, और चाहे पंपास को ले लें। विश्व में जहां जहां पर, क्योंकि जो मुलायम जो घास होती है ये दुधारू पशुओं के लिए बहुत ज्यादा यानी फायदेमंद होती है। ठीक, तो यहाँ के जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं, यहाँ की जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि बहुत बड़े बड़े पशुपालन केंद्र स्थापित किए हैं। अब क्वेश्चन यही आपका आया हुआ था कि इनके द्वारा जो निर्मित बड़े बड़े पशुपालन जो केंद्र स्थापित किए गए उसका नाम क्या है, एस्टोनिया है उसका नाम। क्या है उसका नाम, एस्टोनिया। अब यहां से देखिए इससे मिलता जुलता 3 नाम आ गया, एक एस्टोनिया आ गया, दूसरा हम लोगों ने फजेंडा पढ़ा था, और तीसरा है आपका फिंका नाम था। तीनों के तीनों क्वेश्चन आ गए हैं। यही सब देखिए क्या होता है, मानव भूगोल के सब बेसिक चीजें हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी ही तो है सब चीजें। कि फजेंडा आपके बड़े जो बड़े बागान हैं ब्राजील के उनको कहा गया है, कोलंबिया के जो आधुनिक इस रूप में जो बड़े बड़े बागान स्थापित किए गए हैं मैकडोनोला नदी घाटी में उसको फिंका कहा गया है। एस्टोनिया क्या है कि जो पशुपालन केंद्र है जो गाचों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं उसे यानी एस्टोनिया नाम दिया गया है। तो इस प्रकार एक चीज और है कि अर्जेंटीना की जो अर्थव्यवस्था है वो दुधारू पशुओं के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसके ऊपर करता है, वो दुधारू पशु, यानी यहाँ पे डेयरी उद्योग काफी ज्यादा डेवलप किए गए हैं। अर्जेंटीना में डेयरी उद्योग काफी ज्यादा है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो पशु बाद में दूध देना बंद कर देते हैं उसका क्या करते होंगे फिर ये लोग, उसको फ्राई कर देते होंगे सब काट कुट के, है कि नहीं। तो इस तरह से दूसरा देखा जाए इसका दो क्या देखने को मिल रहा है कि मांस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक तो आपका डेयरी उद्योग हो जाता है इसकी अर्थव्यवस्था का मूल साधन, और दूसरा क्या हो जाता है, डिब्बा बंद मांस इसका यानी ज्यादा हो जाता है। मरने की बात नहीं, मरने की बात नहीं, एक होता है बिसुक जाना, बिसुक वर्ड होता है, क्या आता है बिसुक, जब दूध देना बंद कर देते हैं क्या कहते हैं, यही कहते हैं अपने यहाँ। अपने यहाँ जो पूर्वांचल में क्या नाम दिया गया है, बिसुक कहते हैं, बिसुक गया है। ठीक, तो वही चीज है कि जब दूध देना बंद कर देते हैं जो कसाई होते हैं, कसाई को लाके क्या करते हैं, बेच दिया जाता है, यही तो किया जाता है वहां पे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरह से पशु यानी ऐसे काटे जाते हैं ये, और फिर उनका मांस को पैकिंग करके फिर विदेशों में सप्लाई भी कर दी जाती है। तो एक इनका यानी खान पान का जनजीवन भी एक मिल जाता है, आधार मिल जाता है। यहाँ दक्षिण की तरफ देखें हम लोग, यहाँ पे एक मरुस्थल बताया गया था, पेंटागोनिया मरुस्थल, है ना। कौन सा है, पेंटागोनिया मरुस्थल आपका ये।
पेंटागोनिया मरुस्थल। या ये कह सकते हैं जो पेंटागोनिया का जो पठारी क्षेत्र है, उसी पठारी क्षेत्र पर ये मरुस्थल आपका ये डेवलप हो गया है ना, क्योंकि पठारों का जब अपक्षय अपर्दन हो गया है तो उसके द्वारा जो निर्मित रेत है वही क्या हो गया आपका, उसके मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं ये। और इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में भेड़ का पालन काफी ज्यादा किया जाता है। यहाँ पे किसका है, भेड़ का पालन बहुत ज्यादा किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि कैसा मरुस्थल है ये, शीतोष्णकटिबंधीय है ये। कैसा है ये, शीतोष्णकटिबंधीय। अब बात आती है शीतोष्णकटिबंधीय में जो जलवायु पाई जाती है, कॉपेन ने किस अक्षर के द्वारा डिनोट किया था, तो क्या उत्तर होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद डब्लू का मतलब हो जाएगा शुष्क हो गया, और फिर इसके बाद स्मॉल के का मतलब क्या हो गया, शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल हो गई है, यानी शीतोष्णकटिबंधीय के शुष्क जलवायु क्षेत्र हो गया आपके ये, ठीक। तो इसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है पेंटागोनिया का, ये जहां पे शुष्कता पाई जाती है, उस क्षेत्र में क्या मिलेगी, BW के प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन इसका जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, जो आर्द्रता ग्रहण करके अटलांटिक से और यहाँ पे हल्की फुल्की जो वर्षा कर देती है वो, तो वहां पे स्टेपीज प्रकार की यानी जलवायु देखने को मिलती है। तो उसको किस अक्षर के द्वारा डिनोट करेंगे हम लोग, बी, कैपिटल एस और क्या होगा, स्मॉल के। तो यहाँ पे कोपेन के अनुसार ये दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, चाहे कोपेन कह दें और चाहे ट्रिवार्था कह दें, दोनों का सेम है ये, ठीक ना। क्योंकि ट्रिवार्था ने जो 80% है वो पूरा का पूरा कोपेन के ही वर्ड को पूरा उठा लिया है उसने, ठीक। तो दोनों के क्या करेंगे आप लोग कि यहाँ पे BSK और BWK अक्षर को ध्यान में रखना है। K का मतलब क्या होगा, कोल्ड। S का मतलब, कैपिटल S का मतलब क्या होगा, स्टेपीज या अर्ध शुष्क कहते हैं। कैपिटल W का मतलब क्या होगा, यहाँ पे शुष्क होता है। और B का अक्षर क्या होता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से रिलेटेड है आपका वो, है ना, जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय या ये कह सकते हैं कि जो मरुस्थल क्षेत्र से रिलेटेड आपका वो, है ना, उससे यानी को रिलेटेड है। तो दो प्रकार की यहाँ पे जलवायु देखने को मिलती है ये, ठीक। तो विश्व में जहां जहां पे देखिए उच्च अक्षांशों पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं, वहां पे इस प्रकार की ऐसी जलवायु देखने को मिलती है। मंगोलिया कौन सा मरुस्थल है वहां पे, मंगोलिया, गोबी मरुस्थल, ठीक ना। दूसरा इस प्रकार की जलवायु देखें तो पेंटागोनिया की जो जलवायु है गोबी के मरुस्थल के समतुल्य कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो जो गोबी का मरुस्थल है वो और यहाँ का जो आपका है ये, दोनों का यानी क्या हो जाएगा, आपका समतुल्यता आ जाएगा। गोबी का जो उत्तर वाला जो पोर्शन होगा, तो उत्तर वाले पोर्शन में आपकी शुष्क, और जो साउथ वाला जो पोर्शन होगा जहाँ पे हवांगो नदी यानी है, आर्द्रता हल्की फुल्की आ जाती है, वहां पर क्या होगा, BS के प्रकार की जलवायु आ जाती है। नहीं, शीतोष्ण वो भी किया गया है, क्योंकि मरुस्थल दो ही प्रकार के हैं, उष्ण और शीतोष्ण, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए शीतोष्ण का मतलब क्या है, शीत के साथ साथ उष्ण, यानी सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन को प्रभावित करता है। कि जब सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है तो शीत में कन्वर्ट हो रहा है, और जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो वही क्या, उष्णता में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे शीत और उष्ण दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है शीतोष्ण कह सकते हैं। यानी वो क्या होगा कि ना तो पूर्णता शीत है और ना तो पूर्णता उष्ण है, दोनों का मिला जुला रूप आपको दिखाई देगा कि 6 महीने यानी वहाँ पे चेंज होती रहती है। तो इसको यानी शीतोष्ण ज्यादा उचित है वहाँ पर। क्या चाहिए, उपोष्ण, उपोष्ण का देखिए मतलब क्या होता है
कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के साथ लगा हुआ जो पार्ट होता है उसका उप पार्ट, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है उपोष्ण कहते हैं। ठीक। तो कोपेन ने इस प्रकार देखिए क्या किया है कि मरुस्थल को दो उपवर्गों में डिवाइड किया है, ये है ना, ये जो कोपेन का ही वर्ड है, किसी का और का नहीं है, कि वहां पे इस तरह से उन्हें पेंटागोनिया का और गोबी का यानी उदाहरण दिया, वहां पे इस प्रकार की जलवायु कहा गया है। और जो उष्ण मरुस्थल होते हैं वहां पर किसकी जलवायु बताई गई है आपको, BSH और BWH, ये आपके हैं, ये कर्क और मकर रेखा के सहारे हैं और ये क्या आपका है, मध्य उच्च अक्षांशों के सहारे आपका है ये। ठीक। और इसमें जो प्रेरी घास का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे प्रेरी घास, तो प्रेरी जो घास का मैदानी क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या होगा आपका, खाद्यान्न उत्पादन का जाना, या ये कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो अन्न का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, यही अर्जेंटीना है जो सबसे ज्यादा करता है ये। ठीक। तो एक तीसरी चीज देखी है कि इसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या मिला आपका, खाद्यान्न है, ये भी मिल जाता है ये। ठीक ना, खाद्यान्न ये भी आपको देखने को मिलेगा ये। तो इसको पहले इतना हम लोग नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को, है ना। ठीक, लिखिएगा अर्जेंटीना। चलिए, इस प्रकार के हम लोगों ने ये देखा कि अर्जेंटीना जो है विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश, और इसकी जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो देखिए क्या क्या निकला कि नंबर 1 है मांस के निर्यात के लिए है, ये मांस के निर्यात के लिए। दूसरा देखिए क्या होगा, डेयरी उद्योग के लिए है, ये डेयरी उद्योग के लिए। और तीसरा जो है वो है खाद्यान्न निर्यात के लिए। खाद्यान्न निर्यात के लिए जाना जाता है। इसके मध्य क्षेत्र में देखें हम लोग तो एक शहर आपको मिलता है रोजारिया, इसका एक अलग से फिगर बना लीजिएगा ऐसे, रोजारिया। और दक्षिण पूर्व में दूसरा जो आपका शहर है उसका नाम है वाहिया ब्लांका, वाहिया ब्लांका। और इन दोनों क्षेत्रों का जो अर्धचंद्राकार क्षेत्र आता है ऐसे ये, इसी को गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है। गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है, या ये कहें ये वाला जो क्षेत्र होता है अर्जेंटीना का सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादकता करता है। ये गेहूं की उत्पादकता के लिए जाना जाता है। जैसे अगर भारत की बात करें कि भारत का गोल्डन क्रीसेंट क्षेत्र कौन सा होगा, तो उत्तर क्या होगा आपका, पंजाब वाला क्षेत्र आपका होगा ये, है ना। पंजाब है वो सबसे ज्यादा उत्पादकता करता है। इसी तरह सबसे ज्यादा उत्पादकता यहाँ पे ये करता है। यहाँ के जो किसान होंगे प्रेरित घास के मैदान के, वो क्या करेंगे कि इनका गेहूं का भारी मात्रा में निर्यात कर देते हैं ना। इन क्षेत्रों में देखें जो आपका रोजारिया है या वाहिया ब्लांका क्षेत्र है, बहुत बड़ी बड़ी यानी गेहूं की मंडियां लगती हैं ये।
और सारा का सारा जो माल है, गेहूं है, वो सबको सब कहाँ चला जाएगा कि वाहन के द्वारा भेज दिया जाएगा बंदरगाह ब्यूनस आयर्स के पास। और ब्यूनस आयर्स क्या करेगा, उसका अन्य देशों में ले जाकर के उसको सप्लाई कर देता है। ये जो रोजारिया क्षेत्र है, ये अर्जेंटीना का सबसे बड़ा बूचड़ खाना है। ये बूचड़ है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा बूचड़ खाना का नाम क्या है, शिकागो। इसी तरह से यहाँ अर्जेंटीना का सबसे बड़ा बूचड़ खाना क्या है, उसका नाम है रोजारिया है। ये ठीक, तो ये सारी चीजें जो मूल विशेषताएं थी, ये किससे संबंधित थे, आपकी अर्जेंटीना से कोरिलेटेड। दूसरा जो इसका प्रमुख देश देखते हैं हम लोग, चिली। दूसरा है ये चिली वाला पार्टी है। तो इसके पश्चिम वाला जो एरिया है, ये इसी को कहा गया है चिली के नाम से जाना जाता है। चिली की देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं, मूल रूप से देखें कि पहला है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री है ना, वर्ल्ड का सबसे कैसा है, लॉन्गेस्ट कंट्री, जिसका लैटिट्यूड एक्सपेंडेड सबसे ज्यादा है, जिसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार सबसे ज्यादा है। जैसे क्वेश्चन आपके क्या क्या आए हैं इससे रिलेटेड, विश्व का कौन सा देश है जिसका सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार है, तो उत्तर क्या बताएंगे, चिली। इसी प्रकार दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि कौन सा देश है जिसका सबसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार है, तो उत्तर क्या बताएंगे, रसिया, है ना। विश्व में सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, रशिया में ये। ठीक, तो दो यानी यहाँ पे अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन मिलते हैं। इसके उत्तरी भाग से देखें हम लोग, तो यहां से देखिए आपको एक रेखा गुजरती है, मकर रेखा। ये इस प्रकार ये है 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से पास हो रही है। यहां के उच्चावच के बारे में देखें तो इसका जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, एंडीज पर्वत है ना, इसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो क्या है, एंडीज पर्वत, और जो पूर्व वाला क्षेत्र एंडीज पर्वत, और जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो कैसा आपका है, तटीय मैदान के रूप में है वो, है ना। यानी यहां से क्या निकला कि इसके अगर उच्चावच की बात करें हम लोग, उच्चावच की बात, तो जो पूर्वी होगा वो कैसा होगा, पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र होगा, और इसी प्रकार जो पश्चिमी क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, तटीय क्षेत्र होगा, वो तटीय मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये सीमाओं की बात करें इसकी हम लोग, कौन कौन से देश हैं जिसके साथ ये सीमा बना रही हैं, तो नंबर 1 आपका अर्जेंटीना है जो कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाती है। दूसरा आपका है बोल्विया है, उसके साथ यानी बना रही है। और तीसरा है जो इसके साथ ये आपका है हल्का सा पेरू, उसके साथ भी ये सीमा बना रही है। तो 3 देशों के साथ ये सीमा बनाती है। ये गर्तों की बात करें हम लोग, चूंकि हैरी है जैसे महोदय ने अपने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में देखिए क्या बताया है कि जब एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट का जब टकराव होता है तो वहां पर कम गहरे गर्तों का निर्माण भी होगा, ठीक ना। तो एक आपकी थी यहाँ पे नजका प्लेट और दूसरी आपकी थी दक्षिण अमेरिका प्लेट। तो एक महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी क्या है, महासागरीय प्लेट। तो यहीं पे आपको देखिए चिली गर्त दिखाई देगा आपको। ये कौन सा गर्त है आपका, चिली गर्त आपका मिलता है। मैप में देखिएगा नजर आ रहा होगा आपको चिली गर्त।
तो गर्त है लेकिन ज्यादा गहरे गर्तों में नहीं आएगा, है ना, कम गहरे गर्तों में ये आपका देखने को मिलेगा। और चिली गर्त के उत्तर में देखें हम लोग, जहां पे पेरू है, तो पेरू के साथ आपको क्या मिलेगा, पेरू गर्त मिलता है आपको। ये इसके साथ क्या मिलेगा, पेरू गर्त मिलता है। यही जो गर्त है आगे चल करके भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है ला नीनो जो धारा होती है उसके उत्पत्ति का यानी ये कारण बनती है कैसे। ठीक, तो दो गर्त हो गए, एक पेरू गर्त, एक क्या हो गया आपका चिली गर्त है आपका। ये इसका जो उत्तर वाला जो पोर्शन है ये देखें, जहां पे कर्क रेखा है ये, और सॉरी मकर रेखा, ये पूर्णता कैसा है, मरुस्थलीय है। ये कैसा है, ये मरुस्थल से भरा हुआ है। और मरुस्थल में देखें कौन सा मरुस्थल पाया जाएगा, अटाकामा मरुस्थल आपका है। ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल बताइए, तो उत्तर क्या आएगा आपका, यही अटाकामा मरुस्थल है ये। और इसी अटाकामा मरुस्थल का एक शहर है जो कि उत्तर में आपका है, यहाँ पेरू के और इसकी सीमा के पास, पेरू और चिली की सीमा के पास, अरिका। विश्व का सबसे शुष्कतम क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है। ये ठीक ना, विश्व का सबसे शुष्कतम क्षेत्र कौन सा है, अरिका आपका है। किसके लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, नाइट्रेट के उत्पादन के लिए है ना, है अल्बाट्रॉस, है ना, जो पक्षी है यहाँ का, जो विलुप्त होने के कगार पर आ गया है ये, है ना, उसकी जो लीद होती है बीट्स, तो उससे नाइट्रोजन यानी इस तरह से काफी ज्यादा, अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस से पक्षी। तो बहुत सी चीजें हैं जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं कि नेचुरल केमिकल का उत्पादन कर देते हैं। जैसे इस तरह से एक है जुगनू आपका मिलता है, जुगनू क्या करता है कि फास्फोरस का उत्पादन कर देता है। ठीक, जुगनू क्या करता है, फास्फोरस का उत्पादन करता है। तो वही फास्फोरस है जिसको हम लोग आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं, सब चीजें, है ना। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के वो क्या है, बर्न करने लगता है, जलने लगता है ये। तो अल्बाट्रॉस से पक्षी अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि विलुप्त होने के कगार पे हो रहा है। और जब विलुप्त हो जाएगा तो परिणाम क्या आएगा, जो अटाकामा का जो एक नाइट्रेट के उत्पादन में है, यूरिया से रिलेटेड, है ना, जो यूरिया आपका आर्टिफिशियल हो गया ये, लेकिन नेचुरल का आपका नाइट्रेट है जो, ठीक, तो वो क्या होगा कि इसके उत्पादन में क्या होगा कि कमी आ जाएगी। जैसे हमारे यहाँ देखा जाए कि दलहनी फसल, दाल जो होती है, चना जो होता है, ठीक ना, तो ये क्या करती है कि राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि मिट्टी को यानी कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में, उसको परिवर्तन कर देता है ये। और यही कहा जाता है कि हर किसान को 2-3 साल के पश्चात उस खेत में क्या करें हम लोग कि दलहनी फसल का उत्पादन जरूर करें। और इस प्रकार की प्रक्रिया को कौन सी कृषि पद्धति कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन जो आता है पूछा जाता है कि फसल चक्र किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा, एक ही खेत में एक प्रकार की कृषि ना करके अदल बदल के बोने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरता कायम रहेगी। तो अरिका आपको मिल गया होगा यहाँ पे, ठीक। और देखिए साउथ की तरफ चले हम लोग,
तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी मकर रेखा के। और साउथ में चलते हैं मध्य क्षेत्र में। इसकी राजधानी सैंटियागो। ध्यान रखिएगा, ये तट से थोड़ा सा हट करके है। ये सैंटियागो कैसा है? तट से थोड़ा हट करके है ये। सैंटियागो काफी सुंदर शहरों में से एक है ये। यहाँ पर भी बहुत ही गगनचुंबी इमारतें हैं सैंटियागो में। और इसी के पास में देखिए एक और आपको मिलेगा वालपैराइजो शहर। मैप में देखिएगा, इसी के निकट है, उत्तर मिलेगा वालपैराइजो शहर। ये जो वालपैराइजो है यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। वालपैराइजो बंदरगाह। तो ये सी पोर्ट के रूप में जाना जाता है ये, है ना। ये क्या करता है? सी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। अब ये जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर कौन सी क्लाइमेट देखने को मिलेगी? तो उत्तर क्या होगा आपका? भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी है? भूमध्य सागरीय जलवायु। और ठीक इसी के सीध में देखिए जहां पे ब्यूनस आयर्स था आपका ये, या मोंटेवीडियो था, यहां पे कौन सी क्लाइमेट देखने को मिलेगी? चीन तुल्य जलवायु। यहां पे कैसी होगी? चीन तुल्य जलवायु देखने को मिलती है। चीन तुल्य जलवायु देखने को मिलती है। मतलब क्या होगा कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, शीत ऋतु कैसी होगी? आर्द्र होगा ये। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। और समर कैसी होती है? ये शुष्कता के रूप में रहेगी। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है? चीन तुल्य जलवायु में देखने को मिलता है ये। क्यों ऐसा होता है? अगर पूछा जाए, एक ही अक्षांश पर ये स्थित हैं दोनों, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है कि चीन तुल्य जलवायु पाई जा रही है और एक तरफ क्या हो रहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। तो कारण क्या है? पेटियों का खिसकाव, शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट। क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट। कि शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट होने की वजह से कि जो पश्चिम वाला जो भाग है ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। किसके प्रभाव में आ जाएगा? पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। और ये पूरब वाला जो क्षेत्र होगा ये किसके है? ये पूर्वा या दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आ जाता है ये। तो शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट है, जिसकी वजह से यानी आपको ये एक ही अक्षांश पर अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलती है। ये कोपेन ने इसको किस अक्षर के द्वारा डिनोट किया था? CS कहा था ये। और इसे क्या नाम दिया गया था? CW, स्मॉल w, CW। क्या अगर आपको दे दिया जाए कि दक्षिण अमेरिका में क्या CF प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी? CF, दक्षिण अमेरिका में क्या CF प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है?
CF का मतलब क्या हुआ कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हो और पूरे वर्ष क्या होना चाहिए आपका, आर्द्रता होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। तो देखिए मध्य अक्षांश में अगर यहाँ पे कोई अगर द्वीप अगर मिल जाए तो उसी द्वीप पर यानी ये क्लाइमेट ऐसी मिलेगी, अन्यथा कहीं पर दिखाई नहीं देगी। पर्टिकुलर किसी देश में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी CF, ठीक है ना। कि पूरे वर्ष आर्द्रता हो ऐसा नहीं है ये, ठीक है ना। हाँ द्वीपों में कह सकते हैं उसको, ठीक। समझ में नहीं आया था, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, एक बार देखिए सही पहले उसको। मतलब उसमें जो ठंडी का मौसम होता है इन वो ड्राई होता है। यानी क्लाइमेट पूरा सब इसी में पढ़ लेना है। चलिए देख लीजिए, बता देते हैं। इनका कहने का मतलब है कि सर इसको भी थोड़ा सा अगर मैप बना करके उस तरह से कर देंगे हल्का सा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यही है ना कहने का मतलब, कि मैप बना करके इसको भी अगर बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यानी इस तरह से आपका ये हो गया। देखिए इसके उत्तरी भाग में है ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। फिर बात आती है 30 और 35 की बेल्ट कहाँ पे मिलेगी आपको, इसके दक्षिण में तो आएगी आपकी। 30-35 की अगर बात करें तो जहाँ पे देखिए सेंटियागो आपका है सेंटियागो, ठीक। ये आपके 35 के आसपास आपकी मिल जाएगी, ठीक ना। सेंटियागो आपका है 30 से 35 के आसपास यानी मिलती है, यानी 30 डिग्री साउथ और ये 35 डिग्री साउथ ही है। तो सामान्यतः देखें हम लोग, ये जो होता आपका ये कैसा होगा आपका, ये हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ऊंच कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र होते हैं। और यहीं से देखिए जो हवाएं चलेंगी आपको, एक हवा जो उत्तर की तरफ चलेगी वो, और एक हवा है जो कि दक्षिण की ओर चलती है ये। फिर कोरियालिस का नियम लगा दीजिए, वाजेस वालेट का नियम और फेरल का नियम। तो उनके अनुसार क्या होगा कि यहाँ की जो हवाएं होंगी वो लेफ्ट की तरफ यानी ऐसे मुड़ जाती हैं, ये हो जाती है, ठीक है। अब ये तो एक सामान्य है आपका, ये जनरल जिसे कहते हैं, ये उस समय की कंडीशन है। अगर सूर्य की किरणें हमेशा कहाँ चमकती रहे, भूमध्य रेखा पर चमकती रहे, तब ये हमेशा रहेगा आपका ये, ठीक है। लेकिन ये एक आदर्श है, ये वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता देखिए अब क्या है कि अब एक एक डेट को ले लीजिए, कि पहला ले लीजिए आप वो कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें चमक रही हो। तो कर्क रेखा पर कब चमकती हैं? 21 जून को है। तो 21 जून को जब देखिए कर्क रेखा पर चमक रही है, उत्तर में यहाँ पे ऐसे कर्क रेखा इधर बना लीजिएगा, 21 जून। तो परिणाम क्या होगा, सभी जो पेटियां होंगी उत्तर की ओर खिसक जाएंगे। मतलब जो हाई प्रेशर यहां बन रहा था, अब ये हाई प्रेशर कहां बनेगा, मकर रेखा के आसपास जाकर के बन जाएगा। ये कहां जाएगा, मकर रेखा के आसपास जाके बन जाता है।
और जब यहाँ पे ये हाई प्रेशर बन गया, अब देखिए जो हवाएं चल रही थी, ये वाली जो पूर्वा हवा थी, अब ये पूर्वा हवा शिफ्ट यानी इसकी बेल्ट चेंज हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी। और ये वाली जो बेल्ट यानी यहाँ थी, अब ये यहाँ पे खिसक करके यहाँ पे आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जो चलने वाली हवाएं होंगी, अब कैसे होंगी, वो इस प्रकार चलेगी। कब की बात है, ये जून का महीना है। और जून के महीने में इस क्षेत्र में क्या होगा, प्रचंड ठंडी पड़ती है। जैसे अपने यहाँ दिसंबर के महीने में होती है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे जून के महीने में हो गया। ठीक। और जब इस प्रकार देखिए ऐसी कंडीशन होगी, तो अब ये क्या करेंगे, ये कौन सी हवा है, ये पछुआ हवा है। कौन सी हवा है, पछुआ, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पछुआ हवाएं। अब ये क्या करेंगे कि प्रशांत महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, और आर्द्रता ग्रहण करके अब देखिए 30-35 यहीं पे आपको बताया गया है, यहाँ पे सैंटियागो, और यहाँ पर क्या है, वालपैरेजो। आर्द्रता ग्रहण करके इस क्षेत्र में वर्षा करेगी कि नहीं करेगी, इस क्षेत्र में वर्षा करेगी। अब जब ये हवाएं एंडीज को पार करके इधर आएंगे, तो क्या उसमें आर्द्रता रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो इधर जो आएंगी वो कैसे आएंगे, शुष्क पौने आएंगे, या ये कह सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये कैसा होगा आपका, विंडवार्ड वाला क्षेत्र होगा, और इधर क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, लीवार्ड वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि जो इसका मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या हुआ कि शीत ऋतु में आर्द्र हो गई, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में क्या हो गया, शुष्क हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं, पूर्वी क्षेत्र में शुष्क हो गई। और यही तो हम लोगों ने विशेषताएं देखी यहाँ पे कि शीत ऋतु में आर्द्र है, और ये चीन तुल्य वायु क्या है आपका कि शीत ऋतु में शुष्क है। ये क्लियर, हाँ, भूमध्य सागर में हमेशा, भूमध्य सागरीय जलवायु में जो रोल होता है, हमेशा ध्यान रखिए पछुआ हवाओं का प्रभाव। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन इस पे, ठीक, कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है, किन हवाओं का प्रभाव उस पर ज्यादा होता है, तो क्या उत्तर होगा आपका, पछुआ हवाओं का प्रभाव उस पर होगा। वहीं पे चीन तुल्य जलवायु में कौन सी हवाएं प्रभावित होंगी, तो व्यापारिक पवनों का प्रभाव पड़ता है उस पर। अभी व्यापारिक के बारे में बातें नहीं की अभी हमने। व्यापारिक तो यहाँ से हट करके उत्तर की तरफ चली गई ना, व्यापारिक ब्राजील में चली गई, अब तो अर्जेंटीना में रही ही नहीं है वो, ठीक है ना। यही तो कारण है यहाँ पे शुष्कता आ गई, ठीक है। वो आपकी अब दूसरी कंडीशन आएगी, 22 दिसंबर वाली कंडीशन आती है। 22 दिसंबर में क्या होगा कि जो हाई प्रेशर की बेल्ट थी जो यहां बनती थी, अब ये खिसक करके कहां जाएगी, साउथ की तरफ चली जाएगी, है ना। अब ये क्या होगा, साउथ की तरफ चली जाएगी। और जब साउथ की तरफ चली जाएगी तो परिणाम क्या होगा कि अब तक जो उच्च वायुदाब पेटी ये बन रही थी यहाँ पे, अब ये पेटी किधर बनेगी, ये इस क्षेत्र में बन जाएगी। ये आपका बन गया हाई प्रेशर बेल्ट बन गया, यानी 40-45 के आसपास चली जाएगी। किसके आसपास चली जाएगी, 40-45 के आसपास चली जाएगी। अब यहां से जो हवाएं चलेंगी, तो एक हवा उत्तर की ओर गई और एक हवा दक्षिण की ओर गई। फेरल का नियम अप्लाई कर दिए हम लोग, तो इधर की हवा क्या होगी, बाईं ओर मुड़ गई ऐसे, और इधर की हवा की बाईं ओर मुड़ गई ऐसे। अब परिणाम क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, ये वाली जो हवा होगी इसे कहेंगे व्यापारिक हवाएं। अब ये अटलांटिक महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, और आर्द्रता ग्रहण करके इसके तटीय क्षेत्र में क्या होगा, ये वर्षा करना शुरू कर देती है। और वर्षा कब कर रही है, दिसंबर के
महीने में करिए। दिसंबर का महीना बोले तो क्या होगा कि ये गर्मी का सीजन होगा। मतलब क्या होगा कि ये जो आपका अर्जेंटीना वाला ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या हुआ कि गर्मी में आपका आर्द्रता हो गई, है ना, गर्मी में आर्द्रता। और चीन तुल्य जलवायु में क्या पढ़े थे हम लोग, गर्मी में आर्द्रता होती है और ठंडी में शुष्कता होती है। और इसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि शीत ऋतु आर्द्र होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। अब जब ये हवाएं चल रही हैं, थोड़ी बहुत जो होगी इस एंडीज पर्वत से टकरा के तो यहाँ तो वर्षा कर लेगी, लेकिन जब इसको पार करके इधर आएगी तो किस क्षेत्र में आएगी, ली वार्ड के अंतर्गत आ जाएगी। और जब ली वार्ड के अंतर्गत आ जाएगी सैंटियागो, ये सब क्या होगा, सैंटियागो वालपैराइसो शुष्क क्षेत्र हो जाएंगे ये। ली वार्ड विंड वार्ड का मतलब हो जाता है जो कि हवाओं का प्रभाव रहता है, जहाँ पे टकरा करके वर्षा करती हैं ये, है ना। और ली वार्ड हो जाता है आपका शुष्क से वृष्टि छाया प्रदेश होता है, ठीक, जहाँ पे शुष्क होती है, ठीक। तो जहाँ जहाँ पे देखिए पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पे दो कंडीशन पाई जाती है, यानी एक होता है आपका कि ली वार्ड और एक होता है विंड वार्ड, ठीक ना। हंटिंगटन जैसे महोदय ने इन्हीं सब का देखिए क्या किया है कि इन्हीं सब का प्रयोग करते हुए वर्ल्ड को नेचुरल रीजन में बांटने का प्रयास किया था, है ना। क्योंकि अब यही देखिए क्या होगा कि ये वाला जो क्षेत्र होगा यहाँ का जनजीवन क्या होगा, अलग होगा, इधर का जनजीवन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इधर का नेचर अलग हो जाएगा, मतलब एंडीज का पूर्वा क्षेत्र और एंडीज का पछुआ ढाल वाला क्षेत्र, दोनों का रीजन का नहीं अलग अलग हो जाता है ये, ठीक। तो वही यानी उसी को नेचुरल रीजन में डिवाइड किए थे वो, ठीक। तो अलग अलग भूगोल वेता है, उसको अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर वाले करते हैं, उसी को कृषि प्रदेश से रूप में डिवाइड करेंगे। बना हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार क्या है कि अलग अलग ये क्षेत्र में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक। क्लियर हो गया होगा ये, है ना। तो हमेशा यानी विश्व में जहां जहां पे ये चीन तुल्य जलवायु की बात आए और शीत भूमध्य सागरीय जलवायु का, हमेशा इसी को अप्लाई करिएगा, ठीक। एक होगा जो कि चीन तुल्य जलवायु है, वो किसके हवाओं के प्रभाव में होगा, पूर्वा हवाओं के प्रभाव यानी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में होगा। वहीं पे भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो किस हवाओं के प्रभाव में होता है, तो उत्तर क्या होगा आपका, पछुआ हवाओं के प्रभाव में होता है। चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की बात हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, कहीं पर भी हो, हमेशा यही अप्लाई यहाँ पर करेंगे इसको ये, ठीक। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा ये। अब देखिए जो वालपैराइसो और सैंटियागो क्षेत्र है जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जा रही है, अब ये क्या होगा कि ये खट्टे रसेदार फलों के लिए विश्व प्रसिद्ध होगा। ये अंगूर की खेती करना, अनानास की खेती करना, संतरे की खेती करना, नींबू की खेती करना, ये सब क्या होगा, इसकी मूल विशेषताएं होंगी। बागवानी एग्रीकल्चर यहाँ पर ज्यादातर यानी देखने को मिलेगी ये। अब जो वालपैराइसो जो होता है ये यहाँ का सबसे ज्यादा यानी शराब निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, वाइन। भाई जहाँ जहाँ पे देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु होगी वहाँ पे अंगूर की खेती यानी 100% होगी, और जब अंगूर की खेती होगी तो परिणाम क्या होगा, वहाँ पे शराब यानी वहाँ पे जरूर बनेगा वो, ठीक। तो एक तरफ सुरा और एक तरफ है सुंदरियां, नहीं, वीनस आयर्स जो कि सुंदरियों के लिए प्रसिद्ध है, और वालपैराइसो जो कि है शराब के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तरफ सुरा और एक तरफ है सुंदरियां, दोनों का आपस में मेलजोल है कि नहीं, दोनों का मेलजोल है कि नहीं, शराब भाई प्राचीन समय से आया हुआ होता आया है ना। जो ये आज वर्तमान में आर्केस्ट्रा का जो रूप देखते हैं हम लोग, ये पहले क्या होता था कि राजा महाराजा जो हुआ करते उनके यहाँ नृत्यायन का कार्य हुआ करता था, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या है कि एक एक कोरिलेशन यानी पाया जाता है। अब हाँ, अब आर्केस्ट्रा का दौर गया वो सबसे कोई मतलब नहीं। अब देखिए अब वर्तमान में क्या है, महिलाएं अब ये समझ गई हैं
कि उनके कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता था। अब ये सब प्रोफेशनल हो गई हैं, और जब ये देखिए प्रोफेशनल हो गई तो ऑर्केस्ट्रा में देखा जाए जो रोल है अब स्त्रियों का ना होकर के क्या है, पुरुषों का रोल होता चला जा रहा है। देख रहे हैं कि एक बराबर का यानी चल रहा है सब चीजें, ठीक। यानी एक समय था जो नृत्य है ये सारा चीजें हैं, जिसे यानी हम लोग जो नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाता है पहले, जो पुराने समय जो नृत्य होता था, नहीं नौटंकी तो वो उससे पहले और पुराने समय में, नहीं अच्छा नाम है उसका, रासलीला, रासलीला। और क्या कह सकते हैं उसको, जो अरे अच्छा नाम है देखिए, अरे जो कोठे वोठे पे सब नहीं होता है नृत्य पे, मजूरा क्या कहते हैं, नहीं अच्छा नाम देखिए। तो वो सब चीजें एक था जो कि वहां पे शोषण का प्रतीक था ये, आज ये क्या है, बिजनेस का यानी प्रतीक हो गया है ये, व्यवसायीकरण, ठीक है ना। यानी पहले भी देखिए होता था कि पैसा लोग लुटाते थे, ठीक, और आज भी यानी पैसा लुटाते हैं, लेकिन पहले जो पैसा लुटाते थे, नहीं, तो उसमें दूसरा अंतर देखने को मिलता है कि वहां पे पुरुष वर्ग क्या होता था कि उसको श्रेष्ठ दिखाया जाता था। मंजूरा क्या है कि क्या नाम करते हैं, अरे तो वहां पे महिलाओं का शोषण का प्रतीक हुआ करता था, और आज वर्तमान में देखिए वही सब क्या हो रहा है कि वहां पे श्रेष्ठता का यानी प्रतीक हो रहा है ये, नहीं, उनको श्रेष्ठता का प्रतीक यानी देखा जा रहा है ये, यानी उनका कोई शोषण नहीं कर सकता है अधिकारों का, है ना। तो ये सब देखिए क्या होगा, परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, यानी समाज यानी कल्चर कैसे कैसे परिवर्तित होता चला जा रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। पहले महिलाएं शिक्षित नहीं हुआ करती थी, चार दीवारी के अंदर रहती थी, आज हैं पढ़ लिख करके बराबरी का यानी बिल्कुल कर रही हैं, ठीक। अब चार दीवारी में ना रह करके बाहर यानी प्रोफेशनल कार्य कर रही हैं, और बिल्कुल बराबर का टक्कर दे रही हैं कि आपसे, यानी जो ऐसा कोई कार्य है जो पुरुष ना कर पाए और हम ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी बिल्कुल बराबर यानी कर रही हैं। ज्यादा प्रोफेशनल हो गया, सही बात है। सही बात है, यानी पुरुषों के सारे पोशाक हैं, महिलाएं देखिए पहनना शुरू कर दी हैं, ये अति है, अति हो गया है, अति मतलब है बिडाल डीला किस पे चलेगा ना, बिडाल डीला ब्लास की तरफ चले गए हैं, अति संभवात फेब्रे की तरफ है अति, तो मतलब ये भूगोल में क्या है, फेमिनिज्म है ना। अब ये देखिए भूगोल में ये सारी चीजें कहाँ पे जोड़ सकते हैं, जो एक फेमिनिज्म ज्योग्राफी आती है, तो फेमिनिज्म ज्योग्राफी का एक उप पार्ट हो गया ये, है ना, वहां पे इसको आप जोड़ सकते हैं कि अगर आपको आ जाए कि फेमिनिज्म नारीवाद पर व्याख्या करिए भूगोल के स्वरूप, ये सारी चीजें कल्चर को यानी हम लोग जोड़ करके पूरा उसकी व्याख्या कर सकते हैं सारा चीज। अरे कैसे कह रहे हैं आप, दुपट्टा काहे नहीं पहनते हैं? अरे भाई गमछा पहनते हैं कि नहीं, वो दुपट्टा ही तो होता है। तो चलिए अब आते हैं जो मेन चीज अपना है, जो चलने की बात, चलने की बात। तो यहाँ पे देखिए जो एंडीज, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या है कि जो एंडीज वाला जो पोर्शन है ऐसे बिल्कुल मुड़ा हुआ सकरा ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे सकरा है ये, ठीक ना। तो जो सेंटियागो जो अब तक यहाँ था, सेंटियागो आपका ये यानी एंडीज के इस तरफ आ जाता है, और दोनों को जोड़ने वाला एक आपका दर्रा आ जाता है। यही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक ना। कौन सा दर्रा है जो दोनों को आपस में जोड़ता है? तो उस प्लाटा है ना, उसे प्लाटा का जो दर्रा है, यानी एक तरफ ला प्लाटा, एक तरफ क्या है, उस प्लाटा,
ठीक, तो इस दर्रे को क्या नाम दिया गया यहाँ पे? उस प्लाटा, उसे प्लाटा दर्रा। कि कौन सा दर्रा है जो वालपैरेजो और सैंटियागो को आपस में जोड़ता है? तो उत्तर क्या होगा? उस प्लाटा। याद कैसे करेंगे? इसके पूरब में ला प्लाटा की खाड़ी और इसके इधर देखें पश्चिम में उस प्लाटा दर्रा गया। ठीक, और फिर दोनों बंदरगाहों को आपस में लिंक कर दिया गया है। क्यों लिंक कर दिया गया? क्योंकि वही है, सुरा और सुंदरियों का आपस में मेल है ना, सब बिजनेस का है। ठीक, कि यहां से शराब का निर्यात इधर किया जाए और यहां से सुंदरियां इधर जाए, तब दोनों के बीच में यानी बैलेंस। सब व्यवसायीकरण है सारा आज के, पूरा सब प्रोफेशनल है पूरा आजकल, कुछ नहीं, ठीक ना। तो यहीं से देखें हम लोग, इसी दर्रे से दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी रेलवे रूट यानी आपका है, जिसे कहते हैं ट्रांस एंडीज रेल मार्ग कहा जाता है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। अरे ट्रांस का मतलब क्या? क्रॉस। ट्रांस का मतलब क्या है? क्रॉस। मतलब ऐसी रेलवे लाइन जो क्या करे कि एंडीज पर्वत को यानी पार कर जाए। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेलवे रूट है ये आपके रोजारिया क्षेत्र से होकर के जाती है। रोजारिया क्षेत्र से होकर के जा रही है। मतलब क्या है? कौन सा मुगल बादशाह था जिसने कहा था कि मुझे बस सवाब और कबाब के अलावा और कुछ नहीं चाहिए? हैं? नहीं, इतिहास में मुगल बादशाह कोई था? नहीं नहीं, तो बस आप जोड़ते जाइए सारा चीज, इतिहास को भूगोल की भांति, भूगोल को इतिहास की भांति। मतलब अपने इस ज्योग्राफी के जो एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हेरोडोटस के अनुसार यानी अप्लाई करिए सीधे। मतलब क्या हुआ? थोड़ी सी जाम मिल जाए और थोड़ा सा कबाब मिल जाए और सुंदरियां है ही, और फिर देखिए क्या होता है। यही तो है आजकल बिजनेस, सब चीजें। जो बड़े बड़े आपके होटल हैं, जो 5 स्टार होटल, वहां पे क्या हो रहा है? यही हो रहा, पूरा बिजनेस है पूरा वो। ठीक, ब्लैक मनी को लोग कमा करके आते हैं और वहीं पर क्या होगा, उसको लोग उड़ा देते हैं पूरा। तो ये क्या करा, देखिए सब लिंक कर दे रहा है तीनों को। विश्व अर्जेंटीना का सबसे बड़ा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्या हुआ आपका? ये बूचड़खाना, रोजारिया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा सुंदरियों वाला शहर ब्यूनस आयर्स, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शराब उत्पादन वाला शहर वालपैरेजो। तीनों क्या हो गया आपका? लिंक हो गया। और जब तीनों आपस में लिंक हो जाएगा तो क्या होगा उस देश का? व्याभिचारिता की तरफ चला जाएगा समाज। क्या हो जाएगा? व्याभिचारिता की तरफ यानी चला जाएगा। यानी वहां का कल्चर क्या होगा? वहां का कल्चर, सोसाइटी क्या होगा आपका? नष्ट हो जाएगा एक तरह से। तो सब उसी तरह से बस सलीम की तरह बनने जाएंगे सब। सलीम के साथ क्या था? यही तो था, है ना, कि अकबर जैसा महान योद्धा का जो बेटा बस दिन रात क्या हुआ, शराब के नशे में डूबा रहा। तो इतनी बड़ी जागीर जो दे दी गई
और उसका क्या कर दिया उसने, तहस नहस, यानी वहाँ से कि मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू किया। ये चीज़ें, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं क्या करती है, बर्बाद करती है। लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई अंकुश नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि उससे रेवेन्यू, राजस्व का इनकम आ रहा है भाई। भाई 5 स्टार होटल है, वो क्या करेगा भाई, अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए आ रहा है तो 30% क्या कर दे रहा है, टैक्स दे रहा है। अब 30 लाख रुपए अगर वो टैक्स दे रहा है तो सरकार क्या चाहेगी, उसको बंद करना चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। वो कहीं बहुत बढ़िया चलना चाहिए, ठीक है, हमारे इनकम का स्रोत है ये सारा चीज़, समाज उसको समझे अब वो क्या है, ठीक ना। इसीलिए यानी हम लोग जो मम्फोर्ड की संकल्पना है वो, या डार्विन का जो सर्किलवाद है, वो सर्किल है ना, सर्कुलर, हर चीज़ का क्या है, एक सर्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास यानी पैसा ज़्यादा हुआ, वो उसका यानी सोसाइटी, समाज क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। इसीलिए रूसो क्या कहता है कि व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी ना हो, सरकार को जब्त कर लेनी चाहिए सर प्रॉपर्टी, जो भी उसने प्रॉपर्टी कमाया है, बनाया है, गवर्नमेंट को अंततः क्या कर लेनी चाहिए, उसको जब्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या करता है, बच्चों के लाइफ को कहीं ना कहीं क्या करता है, डिक्लाइन करता है। मतलब जो मम्फोर्ड की संकल्पना है मेट्रोपोलिस की तरफ, वो किधर यानी तरफ से चली जाती है, टायरोपोलिस की तरफ और नेक्रोपोलिस की तरफ चली जाती है। मनुष्य के लाइफ से जोड़ लीजिए पूरा का पूरा, अपने आसपास के वातावरण में देख लीजिएगा, ये बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है। तो डार्विनवाद कहीं ना कहीं आज भी हमारे लाइफ में क्या है, प्रासंगिक है। ये सब जितने भी फिलॉसफर हैं, ये सब चीज़ें जो बात कह दिए हैं, ये सब क्या है, इन्होंने समाज में सब देखे हैं सब चीज़ें। कि अगर हर्बर्ट स्पेंसर बनाना है अपने बेटे को, तो ये यानी कहीं ना कहीं हम लोगों को करना पड़ेगा। और नहीं तो बहुत से देखिएगा जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बहुत ऊंचा कर लिया है और उनके बच्चों ने क्या किया, उनकी प्रोफाइल को गिरा दिया है। तो ये चीज़ें क्या होगा कि हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं बर्बाद कर देती है। और यही सब देखिए क्या होगा कि उन नगरों का पतन की तरफ यानी कगार हो जाता है। मतलब बिगिनर्स आयर्स देखा जाए तो 5 स्टार होटल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अब वहाँ पे पैसा है, सब चीज़ें हैं, उन्होंने उसका निर्माण तो कर दिया, लेकिन उस सोसाइटी का क्या हो रहा है, सोसाइटी टायरोपोलिस की तरफ जा रहा है वो। और फिर हर्बर्ट स्पेंसर क्या करता है, कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो ऊंचाइयों पर जाएगा। तो मतलब जो ग्वाचो जनजातियां हैं जो संघर्ष कर रही हैं, वो अब आगे बढ़ेंगे कि यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे? तो ग्वाचो को लोग। यही कारण है कि भारत में आने वाले समय में क्या होगा, किसानों का राज हो जाएगा, ये श्योर है। जो महानगर हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाएंगे, और जो आज जो पिछड़े क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर एरिया, वो क्या होगा, अपने सर्वोच्च प्रकाष्ठा पर आ जाएगा। वो ये डार्विन ने जो कह दिया बिल्कुल यथार्थ सत्य से अप्लाई करिए, बिल्कुल है, सर्कल है विकास का, इसे कहते हैं लोग। इसलिए कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमेशा संघर्ष करिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो देखिए आगे बढ़ गए हैं, श्योर है ये। और जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया है वो क्या हो गए हैं, डिक्लाइन हो गए हैं। या ये कह सकते हैं कि जिन्होंने मेहनत से पैसा कमाया वो ऊपर उड़ गए, और जिनको फ्री का पैसा मिला है, पूंजी मिली है, वो क्या है, बिल्कुल तहस नहस हो गए। आप अपने गांव के वातावरण में देखिएगा, जिनको शादी विवाह में जो निवासा मिलता है, 33-40 बीघा खेत मिले हैं, उनके कल्चर का, जीवन का क्या हाल है, और आप जो लोग संघर्ष कर रहे हैं इलाहाबाद में, आपके जीवन का कल्चर क्या है। दोनों की तुलना कर लीजिएगा, उनके बच्चों से और अपना खुद का, पता चल जाएगा।
तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार देखिए क्या है कि यहाँ से ब्यूनस आयर्स से लेकर के और वालपैरेजो तक कौन कौन से शहर हैं, बीच में आपका रोजारिया आएगा और यहाँ पे सेंटियागो आता है ये। और किस दर्रा से होके जा रहा है, उस प्लाटा यानी ला प्लाटा से होते हुए उस प्लाटा होते हुए वालपैरेजो पहुंच गया ये। और इसके देखिए साउथ में आते हैं हम लोग चिली के। एक है आपका पुंत अरेनास शहर, देखिए नजर आ रहा होगा, पुंत अरेनास साउथ की तरफ है, आप लोग देखिएगा बिल्कुल, जहां पे मैगेलन जल संधि है, मैगेलन जल संधि यहीं पे ये है, मिल गया होगा पुंते अरेनास। मिला कि नहीं, देखिए जहां पे मैगेलन जल संधि है वहीं पे आपको देखिए पुंत अरेनास मिलेगा। मिला कि नहीं, हाँ मैगेलन जल संधि के पास नहीं मिला है तो भाई कैसे कह रहे हैं, थोड़ा सा टच से इधर बीच में है, अलग से हट करके ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा, पुंत अरेनास है, थोड़ा सा मैगेलन जल संधि से देखिए वहीं पे है। इतना ज़्यादा ये हो गया, इसमें देखिए ना, हाँ इसमें नहीं है ये, नहीं दिया, इंग्लिश वाले में दिया है पुंत अरेनास। ठीक, विश्व की सर्वोत्तम उत्तरतम राजधानी कौन सी है? रिग्स। किसकी राजधानी है ये? ग्रीनलैंड, आइसलैंड की है ना, आइसलैंड की। ठीक, और सबसे दक्षिणतम वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की। एक आता है कि विश्व के सर्वाधिक दक्षिणतम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे दक्षिणतम होना चाहिए शहर और सबसे अधिक यानी मोस्ट पॉपुलेशन, यही आपका है पुंत अरेनास। ठीक है ना, विश्व के सर्वाधिक दक्षिणतम ये आपका है ये। पुंत अरेनास। और उसी में देखिए एक आपका उसूया शहर आएगा, उसूया, ये मैगेलन जल संधि के बिल्कुल दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहां मिलेगा आपको ये उसूया। उसूया, हाँ उसूया। उसूया की देखिए क्या है, विश्व का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर, विश्व का सबसे न्यूनतम दक्षिणतम है ना उसूया। ठीक, मिल गया होगा देखिए, हाँ टेरा डेल सलाडो में उसूया मिला कि नहीं? उसूया। फिर एक आपको मिलेगा केप हॉर्न, एक मिलेगा आपको केप हॉर्न, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु। जैसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास, इसी तरह से इसका क्या होगा केप हॉर्न, यहाँ का सबसे दक्षिणतम बिंदु।
तो 3 पॉइंट आपके ये मिल जाते हैं, और तीनों कहाँ पर आपके चिली में ही आपके ये, तो 3 यानी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, एक आपका केप हॉर्न, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु। दूसरा आपका उशुइया शहर, ये क्या होगा, विश्व के सबसे दक्षिणतम स्थित न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर। एक आपका पुत अरेनास, विश्व के सबसे दक्षिणतम अधिकतम जनसंख्या वाला शहर पुत अरेनास। 3 आपके यहाँ पे सिटी मिल जाते हैं ये। ठीक, चलिए इसको नोट कर लेते हैं इतना पॉइंट। ठीक,